क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आम जनता की भूख और गुस्से ने दुनिया के सबसे ताकतवर राजतंत्र को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका? हेलो और स्वागत है आपका अंश सिंप्लीफायर में। आज हम क्लास 9 हिस्ट्री के सबसे जरूरी चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरी डिटेल में समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 1774 से, जब लुइस 16 फ्रांस के नए राजा बने। राजा बनते ही उन्हें खाली खजाना मिला, क्योंकि लंबे युद्धों ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। इस खजाने को भरने के लिए लुइस 16 ने टैक्स बढ़ाने का फैसला किया। उस वक्त फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। पहले एस्टेट में क्लर्जी, दूसरे में नोबिलिटी और तीसरे एस्टेट में आम जनता जैसे किसान और मजदूर आते थे। सारा टैक्स सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था। इसी बीच अनाज की कमी हुई और रोटी के दाम बढ़ गए, जिसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा गया। 5 मई 1789 को लुइस 16 ने नए टैक्स के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। थर्ड एस्टेट ने मांग की हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, पर राजा ने इसे मना कर दिया। विरोध में थर्ड एस्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 14 जुलाई 1789 को गुस्से में आई भीड़ ने बैस्टील जेल पर हमला कर दिया। बैस्टील का गिरना राजा की ताकत के अंत का प्रतीक बना और क्रांति शुरू हो गई। दबाव में आकर लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी। 1791 में नया संविधान बना, जिसने राजा की शक्तियों को बांट दिया। अब पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच थी। हालांकि वोट देने का हक सिर्फ उन्हीं मर्दों को मिला जो टैक्स भरते थे, जिन्हें एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। महिलाओं और गरीबों को वोटिंग राइट्स से बाहर रखा गया। लुइस 16 ने गुप्त रूप से ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ मिलकर साजिश रची। इसका पता चलते ही नेशनल असेंबली ने युद्ध का ऐलान कर दिया। इस दौरान जैकोबिन क्लब ताकतवर हुआ, जिसके लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की खत्म कर दी गई और फ्रांस एक रिपब्लिक बना। देशद्रोह के जुर्म में 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 को मौत की सजा दी गई। 1793 से 1794 तक के समय को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने सख्त नियम लगाए और जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे गियोटिन मशीन से मार दिया जाता। खौफ इतना बढ़ा कि अंत में जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को भी पकड़कर गियोटिन पर चढ़ा दिया गया। रॉबेस्पियर के बाद पावर अमीर मिडिल क्लास के पास आई। 5 मेंबर्स की एक डायरेक्टरी बनाई गई ताकि कोई एक डिक्टेटर ना बन सके। लेकिन डायरेक्टर्स की आपसी लड़ाई ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की, जिसका फायदा उठाकर मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी जगह बनाई। महिलाओं ने क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और बराबर वोटिंग राइट्स की मांग की। क्रांतिकारी सरकार ने उनके लिए स्कूल और नए शादी के कानून तो बनाए, लेकिन उन्हें वोट देने का हक नहीं मिला। फ्रेंच महिलाओं को आखिरकार 1946 में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेव्स यानी गुलामों का व्यापार एक बड़ा मुद्दा था। 1794 में जैकोबिन सरकार ने स्लेवरी खत्म की, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन ने इसे फिर शुरू कर दिया। अंत में 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेवरी को पूरी तरह खत्म किया गया। 1789 के बाद सेंसरशिप हटा दी गई। अब लोग अखबारों और किताबों में अपनी बात खुलकर लिख सकते थे। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी को लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया। इन विचारों ने पूरे यूरोप की राजनीति को बदल कर रख दिया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उसने कई नए कानून बनाए, पर बाद में वह एक डिक्टेटर बन गया। 1815 की वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। भले ही हालात बदलते रहें, लेकिन इस क्रांति ने दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के मूल मंत्र दिए, जो आज भी लोकतंत्र का आधार है। उम्मीद है ये समरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अंश सिंप्लीफायर को सब्सक्राइब करें।